हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। तो अगर कोई घटना घटित होने वाला होता है उसे निश्चित घटना कहा जाता है और किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसी अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। तो किसी अनिश्चित घटना यानी वो घटना घटित होने वाला नहीं होता है तो उस घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि संचयी बरंबरता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है त्वरण, बी ऑप्शन है दंडालेख, सी ऑप्शन है बरंबरता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बरंबरता वक्र कहलाता है। तो संचयी बरंबरता वक्र त्वरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो किसी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर आपको 2 ऑप्शन मिले या 3 ऑप्शन मिले या 5 ऑप्शन मिले तो ये किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, क्योंकि किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में होता है। जैसे 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, 0.4 हो गया, 0.9 हो गया और लास्ट यहाँ पे 1 तक आएगा। इससे आगे किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। अगर परसेंटेज में रहेगा तो 0% से लेके 100% तक यहाँ पे किसी घटना का प्रायिकता होता है। अगर यहाँ पे दे दे 110% तो 110% किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है और माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 1 किसी घटना का प्रायिकता होता है, 15% भी किसी घटना का प्रायिकता होता है और यहाँ पे 1/2 है, यानी इसका अर्थ हुआ 0.5, यानी ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो ये भी किसी घटना का प्रायिकता है। और यहाँ पे देखिए -10 है तो -10 किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो πr² होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ देता है परीक्षा में कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है। तो 2πr होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है विविध कर, सी ऑप्शन है गुणांक, डी ऑप्शन है अशून्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि b² - 4ac को क्या कहा जाता है। तो b² - 4ac को विविध कर कहा जाता है या विवेचक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गणित के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि π/2 क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या,
बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है परिमेय अपरिमेय दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पाई बटा 2 कौन सी संख्या है, तो किसी भी संख्या में अगर पाई रह जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बटा 2 है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे 2 पाई बटा 5 पाई, अगर ये पूछे कि ये कौन सी संख्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2 बट्टा 5 बचेगा और 2 बट्टा 5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 2 बाई यहाँ पे 2 पाई बट्टा 5 पाई भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर पाई से पाई अगर कट जाएगा तो ये तो परिमेय हो जाएगा, अगर पाई नहीं कटेगा पाई उसमें रह जाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई बटा 2 कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विघात बहुपद, बी ऑप्शन है रैखिक बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है चतुर्घात बहुपद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इसे आपको याद रखना है। 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1 होता है, और द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है, और त्रिघात बहुपद का शून्य 3 होता है, और चरघात बहुपद का यहाँ पे शून्य 4 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, यानी एक भी हल ना हो, उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई भी हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब आलेख समानांतर हो जाता है तब क्या हो जाता है, जब समानांतर होगा तो इसका एक भी हल नहीं निकलेगा, और इस स्थिति में ये क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संगत कब होता है, तो जब उसका एक हल होता है या अनेक हल होता है तो वो संगत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा। और त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का जो ये तीनों कोण होता है, अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये 180 डिग्री आएगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि सभी समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, देखने में एक जैसा लगता है, तो ये समरूप होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सभी वृत्त भी आपस में क्या होता है? समरूप होता है, देखने में एक जैसा लगता है। और सभी वर्ग भी आपस में क्या होता है? समरूप होता है। क्यों ना वो बड़ा हो और छोटा हो, ये दोनों आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटा है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो अभी बताए थे कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कोई पी बिंदु है और इसका निर्देशांक यहाँ पे 6,3 दिया है, तो इसमें पूछे कि भुज का मान क्या होगा, कोटि का मान क्या होगा। तो इसमें का जो पहला वाला होता है ये एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो जो x का मान होता है वो भुज होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x अक्ष को भुज कहते हैं, तो इसमें जो x का मान होगा वो भुज होगा। तो यहाँ पे भुज का मान 6 होगा। और y के मान को कोटि कहते हैं, तो यहाँ पे कोटि का मान कितना होगा? 3 होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछते रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है। तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों की क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहलाती है। तो वृत्त की जो ये सबसे बड़ी जीवा होती है ये व्यास कहलाती है। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, उसे r से सूचित करते हैं और व्यास को d से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, तो व्यास कहलाती है और व्यास को d से सूचित करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के अगर केंद्र पे बात करें तो कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त ले लेते हैं, मान लीजिए इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा होगा? तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी 2 भिन्न भिन्न आकृति वाला या त्रिज्या वाला यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? वृत्त ले लेते हैं, तो ये देखने में कैसा लगेगा? एक जैसा ही लगेगा। तो ये क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बहुत सारा स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इसे आपको याद रखना है। अनंत स्पर्श रेखाएं हम यहाँ पे खींच सकते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसी वृत्त के 2 बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो 2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर 4 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संभव घटना तथा असंभव घटना का योग कितना होता है। तो संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो बोल रहा है कि संभव घटना और असंभव घटना का योग यानी जोड़ कितना होगा। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, हम यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ABCD। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, यानी सामने वाले कोणों का योग कितना होगा। तो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि 1.12 फिर यहाँ पे 112 फिर 111 फिर 2 फिर 11 डॉट डॉट एक संख्या है। तो जब भी आपको ऐसा संख्या मिले और पूछे कि ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसी आपको संख्या मिले 4.24 तो ये कट चुका है, तो ये परिमेय होगा। या ऐसा मिले आपको संख्या 4.2 और इस पे एक रिंग, या 0.3 पे ऐसे एक रिंग हो, तो अगर ऐसी संख्या मिले तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। या 0.3333 डॉट डॉट ये एक ही संख्या अगर रिपीट करेगा तो ये परिमेय होगा। लेकिन जब इस तरीके से रिपीट करेगा, यहाँ पे देखिए 1.12 फिर 2 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 3 1 फिर 2 फिर यहाँ पे आप आगे यहाँ पे 4 1 हो जाएगा फिर 2 होगा। तो ऐसे अगर रिपीट करेगा तो ये अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भाज्य बराबर डॉट डॉट गुणे भागफल जोड़ शेष। यहाँ पे आपको बताना है कि भाज्य बराबर डॉट डॉट, यानी यहाँ पे जो ये खाली स्थान होगा इसमें क्या होगा, तो इसमें भाजक होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुपात, बी ऑप्शन है सार्व अंतर, सी ऑप्शन है समानुपात, डी ऑप्शन है गुणांक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो एपी के क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। ए ऑप्शन है गोला, बी ऑप्शन है कीप, सी ऑप्शन है छिन्नक, डी ऑप्शन है वृत्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। तो गोले की तरह होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है। ए ऑप्शन है माध्य, बी ऑप्शन है माध्यिका, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप क्या है।
तो माध्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर, और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि बहुलक बराबर 3 डॉट डॉट यहाँ पे खाली स्थान -2 माध्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाली स्थान पर क्या होगा, तो माध्यिका होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है। तो असंभव घटना यानी जो वैसी घटना जो घटित नहीं होने वाली है, तो वैसी घटना को असंभव घटना कहते हैं, और असंभव घटना का प्रायिकता 0 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इनमें से कौन सा है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गणित के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। कम से कम यहाँ पे 10 नंबर तो आपका पक्का हो गया अगर इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे तो। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। ए ऑप्शन है एक और केवल एक, बी ऑप्शन है कोई हल नहीं, सी ऑप्शन है अनगिनत हल, डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।